नमस्कार साथियों, केएस कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज में चर्चा कर रहे थे और उसको बहुत ही विस्तार से वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो दिया आप लोगों को, जिसका नाम हम लोगों ने रखा था भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 1। और इसी कड़ी में आज हम लोग उसका महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का एक दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसका जो भाग 2 के रूप में आपको मिलेगा और उसमें भी उसके आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। तो पिछले वीडियो भाग 1 में हम लोगों ने संविधान के भाग 1 से संबंधित जो अनुच्छेद से उनको पढ़ा था, और उसके बाद में हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे उन पर विस्तार से चर्चा की थी, और उपराष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित और महान्यायवादी और सीएजी से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद से, जहाँ से विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी अनुच्छेदों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में समाहित करते हुए उन पर विस्तार से चर्चा की थी। आज उसी कड़ी में उस महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का दूसरा वीडियो लेकर हम आए हैं, जिसमें उसके आगे के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जहाँ से आपके हर परीक्षा में प्रश्न बनने की बहुत ही अधिक संभावना देखी जा रही है, और पीछे परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग एक एक अनुच्छेद को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जहाँ से अभी तक प्रश्न पूछे गए, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 152, यानी कि 152 में क्या दिया गया है। तो 152 में परिभाषा दी गई। किसकी परिभाषा है? राज्यपाल की परिभाषा का प्रावधान कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 152 में। 153 की बात करते हैं तो क्या है इसमें? राज्यों के लिए राज्यपाल। और 154 में क्या दिया गया है? शक्ति। राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन, इसमें शक्ति का वर्णन है इसमें अनुच्छेद 154 में। 155 में क्या है? इनके निर्वाचन की बात की गई, निर्वाचन। और 161 की बात अगर करते हैं तो उसमें क्या दिया गया है? क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति दी गई है इसमें। और 213 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यह कहाँ है? 213 में। तो हम लोग अब एक एक करके इनका विस्तार देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 152 152 में क्या दिया गया है? राज्यपाल की परिभाषा का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 153 यानी कि 153 की बात करेंगे तो राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया? अनुच्छेद 153 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। तो इसमें क्या है? उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की शक्तियां, अगर कोई पद बनाया गया है तो उसके कुछ काम हो गए, इसीलिए तो बनाया गया। उसको उस काम को करने के लिए कुछ शक्तियां होंगी, वो क्या है? उसका वर्णन का अनुच्छेद 154 में देखने को मिलता है, इसकी शक्तियों का वर्णन। आगे देखते हैं, इसके निर्वाचन की बात करते हैं। राज्यपाल का निर्वाचन किस तरीके से होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसका प्रावधान का अनुच्छेद 155 में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 161। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। इसमें क्या है? क्षमादान की शक्ति दी गई है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत बहुत सारी शक्तियां दी गई, उसमें क्षमादान की शक्ति भी दी गई है। उसी तरीके से राज्यपाल को राज्यों में जो है क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत दी गई है। अब बात आती है राज्यपाल किस किस तरीके के क्षमादान के लिए शक्ति रखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई अपराधी है, उसके दंड को क्या कर सकता है? वो उसका लघुकरण कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है। लेकिन मृत्यु दंड से संबंधित मामलों पर निर्णय देने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। वह सिर्फ
क्या कर सकता है, राष्ट्रपति ही कर सकता है। मतदंड के विषय में अगर कोई क्षमता या क्षमादान की शक्ति है वह सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल सिर्फ उसके दंड को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है या उत्साधन कर सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अनुच्छेद 61 को देख लिया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 213 की। जिस तरीके से राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता था, उसी तरीके से राज्यपाल भी अनुच्छेद 213, इसका जस्ट उल्टा कर लेंगे हम लोग याद करने के लिए, तो 213 हो जाएगा। 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। कब जारी करता है, जब विधानमंडल का सत्र जो है नहीं चल रहा होता, यानी कि सत्र जो है सत्र विश्रांत काल में क्या कर सकता है, राज्यपाल 213 के तहत अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई कानून बनाना है और सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में 213 का सहारा लेकर राज्यपाल उस कानून संबंधित मुद्दे पर कानून बना सकता है। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 163 यानी 163 के तहत क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्री परिषद होगी, वह क्या करेगी, राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उसके बाद आता है अनुच्छेद 164 164। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। और मुख्यमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 165 165 में क्या दिया गया है। जिस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल 76 में महान्यायवादी पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ 165 में क्या है, महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके भी वही काम है जो क्या थे, महान्यायवादी थे, महान्यायवादी के थे। महाधिवक्ता क्या होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो है क्या हो सकता है, महाधिवक्ता बन सकता है। और इसको क्या है, विधानमंडल के सत्र में सुनवाई में भाग लेने का अधिकार होता है और यह निर्णायक मत नहीं दे सकता है। यह क्या होता है, सरकार का सरकारी वकील के रूप में काम करता है और विभिन्न विधिक मुद्दों पर सरकार को विधिक सहायता प्रदान करता है और सरकार की तरफ से विभिन्न मुकदमों में सरकार का पक्ष रखने का अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मंत्रिपरिषद संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे या अनुच्छेद जो थे उनको हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं हम लोग राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, जहाँ से सवाल आ चुके हैं या आगे आने की संभावना है, उनको हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं अनुच्छेद 168। आर्टिकल 168 में क्या दिया गया है, विधानमंडल की बात की, विधानमंडल की बात की गई है। कहाँ, आर्टिकल 168 में की गई है। विधानमंडल का प्रावधान देखने को मिलता है अनुच्छेद 168 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 169 यानी 169 में क्या है, विधान परिषद के सृजन या उत्साधन का प्रावधान है। इसमें प्रावधान है, कहाँ है, अनुच्छेद 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषद के बनाए जाने का प्रावधान या उसमें विधान परिषद के समाप्त किए जाने का प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है, अनुच्छेद 169 के तहत देखने को मिलता है। क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है। अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो कौन कौन से हैं, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। तो विधान परिषद का प्रावधान कहाँ पर किया गया, उसके गठन और विघटन की बात कहाँ की गई, अनुच्छेद 169 में की गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 170 में क्या दिया गया है। तो 170 में क्या है, विधान सभा की संरचना, अर्थात विधानसभा की संरचना कैसी होगी, उसका गठन कैसे होगा, उस सब की बातें कहाँ दी गई हैं, अनुच्छेद
170 में दी गई हैं। और 171 की बात करते हैं, इसमें क्या है, विधान परिषद की संरचना। इस प्रकार से हम लोगों ने विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो थे उन पर बात कर ली। वो क्या है, अनुच्छेद 161 में क्या है, विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया गया है। 169 में क्या है, राज्य में विधान परिषद के सर्जन या उसके उत्साधन का प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है, 169 में। 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना दी गई है। 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना का प्रावधान देखने को मिलता है। चलिए साथियों, देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो इसमें क्या है, 214 में क्या दिया गया है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, अनुच्छेद 214 में। 215 में क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कहाँ, 215 में। 216 में क्या है, उच्च न्यायालय का गठन। 231 की बात करते हैं तो इसमें क्या दिया गया, अनुच्छेद 231 में, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान। इस प्रकार से हम देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद है 214 में क्या है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, अनुच्छेद 214 में। 215 में क्या है, उच्च न्यायालय जो होते हैं उनको अभिलेख न्यायालय होना था। तो उच्च न्यायालय जो है क्या है, अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि इसके द्वारा दिए गए निर्णय जो है भविष्य में सुनाए जाने वाले निर्णयों पर प्रभावी होंगे या उनको नजीर की तरह रखा जा सकता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 216 की। तो उच्च न्यायालयों का गठन का प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 216 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 231 की बात करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान, अर्थात दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट जो है काम कर सकता है, ऐसा प्रावधान कहाँ है, 231 में है। इस प्रकार से हम लोगों ने राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का चर्चा की और उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा की, जहाँ से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। चलिए साथियों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के क्रम में अब आगे के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध कैसा है और भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत इसका वर्णन देखने को मिलता है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। केंद्र राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले अनुच्छेद 249 249 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून। मतलब 249 के आर्टिकल 249 के अंतर्गत अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर जो राष्ट्रीय हित से संबंधित है, ऐसी स्थिति में अगर राज्यसभा जो है केंद्र के समक्ष प्रस्ताव रखती है कि संबंधित मुद्दे पर केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र जो है कानून बनाने के लिए क्या है, अधिकृत है। 262 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, नदी जल विवाद दिए गए, नदी जल विवाद। इसके अंतर्गत क्या होता है, अनुच्छेद 262 में क्या है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के, जैसे कि नदियों के जल के बंटवारे को लेकर हो गया, या कितना जल कौन सा राज्य प्रयोग करेगा,
कितने प्रतिशत जल दूसरा राज्य प्रयोग करेगा, इन सब से संबंधित जो विवाद होते हैं वो कहाँ रखे गए हैं, अनुच्छेद 262 के तहत इनका क्या किया गया, वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 263 की। तो इसमें क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है, का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो इसमें क्या है, अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 263 में की गई। इसमें क्या होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री आदि इसके सदस्य होते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि नदियों से संबंधित जो जल का विवाद है उस पर एक मीटिंग है, उस मीटिंग में कौन, उसको क्या कहा गया, अंतर्राज्यीय परिषद कहा गया। उसमें कौन कौन होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 266 की। इसमें क्या है, भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि, अर्थात केंद्र के द्वारा जो भी कर इत्यादि जो वसूल किए जाते हैं वह सब धन कहाँ रखा जाता है, संचित निधि में जमा किया जाता है। यहीं से विभिन्न खर्चे सरकारों के द्वारा बजट के माध्यम से किए जाते हैं। करों का संग्रहण कहा गया जाता है भारत की संचित निधि के अंतर्गत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 267। इसमें क्या है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का प्रावधान कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 267 के तहत दिया गया है। अगला अनुच्छेद है जो किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है, अर्थात इसमें वित्त आयोग का प्रावधान देखने को मिलता है। वित्त आयोग, आयोग का प्रावधान कहा, अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर, 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने समय के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आगामी वर्ष की जो है समस्त कार्य योजनाएं उसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। उसी तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। 280 में क्या दिया गया है, वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 312 की बात करते हैं तो यह क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 312 में दिया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, 3 आती हैं, IAS, IPS और IFS, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि भारतीय वन सर्विस। अब यहाँ पर बात आती है IFS, विकल्प में आपको दे देगा IPS कौन कौन सी सेवाएं जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आती हैं, तो उसमें IFS दे देता है जानबूझ के। वो क्या होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, वह क्या है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से एक प्रश्न बनता है जो मैंने बता दिया आपको। तो कौन कौन सी सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और भारतीय वन सेवा। वन सेवा क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 315। इसमें क्या है, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC कहाँ है, अनुच्छेद 315 के तहत क्या दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का गठन कहाँ देखने को मिलता है,
अनुच्छेद 324 के तहत क्या देखने को मिलता है? निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? भारत में इलेक्शन का पूरा कार्यभार किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। उसके किस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाएगा चुनाव का, क्या उसके नियम है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या उस पर बंदिशें लगाएगी, इन सबका निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव संपन्न कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी और अधिकारिता किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं कुछ विशेष वर्गों के लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है? SC ST से संबंधित आर्टिकल्स यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 330 ले लेते हैं। इसमें क्या है? अनुसूचित जाति इसमें क्या है? SC व ST का लोकसभा में सीट आरक्षण। SC ST का क्या है? लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात कहाँ की गई है? SC ST के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। अनुच्छेद 332 में क्या है? विधानसभा में SC और ST की सीट आरक्षण, यानी कि विधानसभा में SC ST के लिए सीटों के आरक्षण की बात अनुच्छेद 332 के तहत की गई है और लोकसभा में SC ST के सीटों के आवंटन के आरक्षण की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 330 में की गई है। अनुच्छेद 335 में क्या दिया गया है? सेवा और पद से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसमें विशेष प्रावधान किसके? SC ST वर्ग जो है उनके सेवा और पद से संबंधित विशेष प्रावधान कहाँ देखने को मिलते हैं? अनुच्छेद 335 में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 338। 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अर्थात 338 के तहत क्या दिया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दे या उनसे संबंधित विभिन्न योजनाएं और उनके बेटरमेंट के लिए जो प्रोग्राम इत्यादि बनाए जाते हैं वो उसका देख रेख या उनके लिए अलग से आयोग की व्यवस्था की गई, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं, जो इनके पक्ष को रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 338 में देखने को मिलता है। इसी तरीके से अनुसूचित जनजातियां जो हैं उनके लिए भी एक आयोग का गठन किया गया जो उनके हित की बात करता है, उनके विभिन्न योजनाएं इत्यादि की क्या करता है? क्रियान्वयन में सहयोग करता है। वो क्या है? अनुच्छेद 338 का के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो गया, तो अब बात आती है पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो अनुच्छेद 340 में क्या किया गया? OBC आयोग की बात की गई है। OBC यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 340 के तहत। क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया। यह क्या है? पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा और उनसे संबंधित योजनाएं और उनका पक्ष रखने के लिए उत्तरदायी संस्था है। आगे देखते हैं राजभाषा। राजभाषा का प्रावधान कहाँ? अनुच्छेद 343 में दिया गया। तो राजभाषा क्या है? हमारी हिंदी है। और लिपि क्या है?
लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी अर्थात हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है और लिपि क्या है? देवनागरी, जिसका प्रावधान अनुच्छेद के 343वें भाग में किया गया था। 343 अनुच्छेद जो है उसमें क्या है? राजभाषा और लिपि का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 343 में देखने को मिलता है। चलिए आगे इसके बचे हुए अनुच्छेदों को देख लेते हैं। उसमें क्या है? आपात उपबंध संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 352 352 में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय आपात की बात की गई। राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की स्थिति कब बनती है? जब कोई बाह्य आक्रमण या किसी दूसरे देश के द्वारा कोई बाह्य आक्रमण किया जाता है, या सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति जब पैदा होती तो क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह इत्यादि की स्थिति में क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? कैसे? और आगे देखते हैं अनुच्छेद 356 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की स्थिति कब बनती है? जब राज्य में संविधान के अनुसार उसका शासन चलाने में जब संबंधित सरकार विफल हो जाती है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बाकी मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति शासन की वकालत की जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पैरोकार के रूप में राज्यपाल के द्वारा संबंधित राज्य का शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान देखने को मिलता है। जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है संबंधित राज्य में, तो ऐसी स्थिति में यह कंडीशन बनती है। आगे देखते हैं वित्तीय आपात की बात करते हैं। वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की स्थिति कब बनती है? जब धन से संबंधित कोई समस्या या बहुत विकराल समस्या आ जाती है, या वित्त से संबंधित आपात की स्थिति जब बनती है तो वित्तीय आपात लगाया जाता है। अभी तक भारत में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है जो वित्तीय आपात लगाने की आवश्यकता पड़े, अर्थात अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक हमारे देश में नहीं किया गया। अर्थात कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है जब वित्तीय आपात लगाने की आवश्यकता दिखाई देती है। इस प्रकार आपात उपबंधों को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है, कब लगाया जाता है बता दिया। अनुच्छेद 356 में क्या? राष्ट्रपति शासन है, कब लगाया जाता है यह भी मैंने बता दिया आपको। अनुच्छेद 360 में क्या दिया? वित्तीय आपात कब लगाया जाता है यह भी बता दिया। और ये अभी तक भारत में इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। आगे देखते हैं संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में दिया गया है। यह 3 तरीके से किया जाता है। 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से हैं? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, इसमें क्या होता है? 1/2 मत होते हैं। और क्या होता है? विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत 2/3। और क्या होता है? राज्यों की सहमति भी होती है जब, तब यह क्या होता है? 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत और राज्यों की सहमति के आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। वहां तक किया जा सकता है जहां तक इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना होता। और संविधान संशोधन का प्रावधान लिया कहाँ से गया है? तो यह लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से किया जा सकता है। 1/2 मतों से, 2/3 मतों से और राज्यों की सहमति के द्वारा। इस प्रकार हम लोगों ने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के भाग 2 पर चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा कर ली, निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा कर ली, वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लिए, राष्ट्रीय आपात से संबंधित उपबंधों पर संबंधित अनुच्छेदों की चर्चा कर ली हम लोगों ने, और विधानमंडल के गठन, विधान परिषद और विधान सभा के
से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बहुत ही विस्तार से चर्चा हम लोगों ने की। इस वीडियो में हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को रोक कर उसके स्क्रीनशॉट लेकर 2 से 3 बार देख लीजिए और आसानी से आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप आगामी परीक्षा में आने वाले अनुच्छेदों से संबंधित कोई भी सवाल अगर आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अनुच्छेदों से संबंधित किसी भी किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखते हैं तो ये सारे के सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सरल भाषा में आपको समझाया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें, ताकि वह भी अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें संबंधित वीडियो के माध्यम से। आगे भी आप लोगों को इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।